नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी रचना पाठ्यक्रम में संकलित रेखा चित्र गुंगिया की चर्चा करेंगे। इसकी लेखिका छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी का परिचय मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज हम इस रेखा चित्र की बात करेंगे, गुंगिया। इस व्याख्यान को 2 भागों में मैंने बांटा है। ये पहला भाग है। गुंगिया रेखा चित्र एक ऐसी महिला के बारे में है जो नाम से ही स्वाभाविक है कि गुंगिया नाम है तो वह बोल नहीं सकती है, गूंगी है। परंतु रेखा चित्र प्रारंभ करने से पहले महादेवी वर्मा जी ने गांव में और देहातों में जो अशिक्षित वर्ग, उस समय बहुत ज़्यादा शिक्षा का जो प्रतिशत था वो बहुत ही कम था, चाहे पुरुषों में हो चाहे महिलाओं में। जिस समय महादेवी वर्मा जी अपने लेखन काल में लेखन में व्यस्त थी, उसी समय की बात बताते हैं कि इन्हें लिखते पढ़ते देखकर किसी वृद्धा ने आग्रह किया पत्र लिखने के लिए, और उसके देखा देखी धीरे धीरे गांव के सब लोग इनसे पत्र लिखवाने लगे। उस पत्र लेखन में क्या क्या कठिनाइयां हैं, शुरू के भाग में, इस रेखा चित्र के आरंभ में इसी को महादेवी वर्मा जी ने ज़्यादा विस्तार दिया है। कितने भोले भाले और भावुक गांव के लोग, लेकिन उनकी बातें इतनी, चिट्ठी लिखवाने वाला एक होता है जो कि जिसको चिट्ठी लिखवानी है, और वह सूत्रधार के रूप में शुरू से लेकर अंत तक उनके पास बैठता है और अपनी बातों को लिखवाता है। परंतु उसके अतिरिक्त 4-5 8-10 लोगों की भीड़ वहाँ पर हमेशा रहती है, और वो अपने अपनी एक एक बात, कोई पालागन लिखवा रहा है, कोई नमस्कार लिखवा रहा है, तो कोई आशीर्वाद लिखवा रहा है। उसी में सब लोग अपने अपने बातों को भी लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा संबंध होता है आज भी, और पहले तो बहुत ही गहरा था कि पूरे गांव के लोग जो थे वो किसी न किसी रिश्ते में जुड़े रहते हैं और एक ही परिवार की तरह वो अपने को समझते हैं। खासकर जो टोले बटे हुए होते हैं, वो पूरा टोला एक बड़े परिवार की तरह, कोई किसी का चाचा है तो कोई बुआ है तो कोई दादी है, तो इस तरह से संबंध आपस में रहते हैं। तो वो एक पत्र लिखवाने वाला और बाकी आते जाते उसमें कुछ ना कुछ लिखवाते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दर्शक की तरह पूरी क्रियाकलाप को देखते हैं, और अंत में फिर पूरे पत्र को सुनना भी है, जो लिखवा रहा है पत्र को। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो ये बोल रहे हैं उसको इतने विविध प्रकार के भावों को किस प्रकार वाक्यों में समेटा जाए और किस प्रकार उसे एक पत्र का रूप दिया जाए, क्योंकि एक बात को कहते कहते उसमें से कई उपकथाएं निकलती चली आती हैं, कई घटनाएं निकलती चली आती हैं, और उनमें एक तारतम्यता नहीं रहती है। तो किस तरह से उसको लिखें, ये भी एक बड़ी समस्या थी महादेवी वर्मा जी के लिए पत्र लिखते समय। दूसरी ये समस्या थी कि भावों का अदलाव बदलाव भी होता रहता था। प्रारंभ में एक पिता अगर अपने पुत्र को पत्र लिखवा रहा है तो प्रारंभ में वो एकदम कठोर हृदय बन जाता है और डांटने की मुद्रा में रहता है, और पत्र लिखवाना उसने शुरू कर दिया। परंतु पत्र लिखवाते लिखवाते और कुछ किसी की घटनाओं का जिक्र करते करते अंत में वो एक उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और उसकी वाणी जो है वो भी एकदम ऐसे लगता है कि वह अपने पुत्र के वियोग में बहुत ही व्यथित है। तो उसको किस तरह से पत्र में उतारा जाए, क्या उसके पहले शुरुआती भाव को उतारा जाए या उसके अंत में जो नर्म दिल पिता का रूप है उसको उतारा जाए। तो ये भी महादेवी वर्मा जी के साथ समस्या होती थी। तो कई बार वो लिखते हैं कि कई बार पत्रों को लिखकर फाड़ देना पड़ा।
इसके पश्चात जैसे तैसे पत्र लिखा जाता था, परंतु अगर कोई बात, वो बातें लोगों की जब तक नहीं खत्म होती थी, जब तक कि पूरी जगह भर ना जाए। जितना भी कागज है वो पूरा, अगर वो कहती थी कि नहीं अब जगह नहीं है लिखने के लिए, तो वो भोले भाले लोग अपनी उंगलियों को किनारे पर जो हाशिया छोड़ा जाता है चाहे ऊपर, वहां पर रख देते थे उंगली की, यहाँ जगह है, यहाँ लिख लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। और जब पूरा कागज एकदम लिप पुत जाता था, एक अक्षर लिखने की जगह नहीं बचती थी, तभी वो लोग मानते थे। बातें तो उनकी तभी भी नहीं खत्म होती थी, लेकिन अब क्योंकि लिखने की जगह ही नहीं है, इसलिए उनको खत्म करना पड़ता था। फिर उसके बाद महादेव वर्मा जी ने एक ये विशेषता बताई है कि पत्र लिखने का जो तरीका होता था वो ओम गणेशाय नमः लिख के, या फिर किसी देवता का नाम लिख के शुरू होना, फिर सर्वोपमा योग्य श्री को पत्र लिखा, इस तरह से पत्र लेखन होता था। अब पत्र अगर लिखा जा चुका, फिर उससे भी ज़्यादा समस्या आती थी पता लिखने में, क्योंकि नाम जो थे गांव में, वो एक पुकार का नाम कुछ और होता था और वैसा नाम कुछ और होता था। किसी के दो दो नाम, कोई अगर बहुत ही पतला है तो उसको पतलू पतलू कहकर बुला रहे हैं, अगर कोई बहुत ही काला है तो उसको कालू कह के बुला रहे हैं, उसका असली नाम कुछ और है। किसी का ससुराल का नाम दूसरा है, मायके का नाम दूसरा है, तो किस नाम से उसको लिखा जाए कि वह सही व्यक्ति तक पहुँचे। नाम की समस्या हल हो जाने के बाद फिर स्थान की समस्या। अधिकतर लोग केवल शहर का नाम जानते थे, जैसे कि बदलू राम बनारस। अब वो बनारस छोटा शहर तो है नहीं, या फिर कोलकाता या फिर दिल्ली, तो ये सिर्फ शहर के नाम से और एक व्यक्ति के नाम से तो ढूंढना बड़ी मुश्किल है। लेकिन गांव वालों के लिए ये एक आश्चर्य की बात होती थी कि कैसे उसके पति को या उसके भाई को या उसके पुत्र को, जिसको पत्र लिखवा रहे हैं, उसको शहर के लोग क्यों नहीं जानते होंगे। अगर कोई कुश्ती लड़ने में बहुत तेज है तो उसको तो पूरे शहर के लोग उसके बारे में जानते होंगे, डाकिया तो अवश्य ही जानता होगा। इस प्रकार समझते थे कि जैसे गाँव में जो डाकिये होते हैं वो आसपास के गांव के लोगों को नाम से या किसी विशेषता से जानते हैं, तो इसी तरह वो समझते थे कि बड़े शहरों में भी वैसी ही स्थिति होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी लेखिका के लिए। और जब पता लिखा जाता था, नाम लिखा जाता था, फिर उस पत्र को पोस्ट करने के लिए बड़ी सावधानी से लोग अपने पास रख लेते थे। कई बार लेखिका को भी पत्र पोस्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, परंतु ज़्यादा विश्वास वो स्वयं पर ही करते थे कि हम इसको ज़्यादा अच्छा से पोस्ट कर सकेंगे। हो सकता है जिसको लेखिका पत्र पोस्ट करने को दें वो कुछ गलती कर जाए, इसीलिए वो गांव के लोग ज़्यादा उचित यही समझते थे कि वे स्वयं जा कर के और उस पत्र को लाल जो बम्बा जैसा जो बना होता है पत्र पेटी, उसमें डाल करके आए। इसी तरह वो पिंड नहीं छोड़ते थे। उस पत्र को लिखवाने के बाद फिर 3-4 बार पढ़वा कर सुन लेते थे, इत्मीनान हो जाता था। और अगर कोई बात छूट गई तो फिर बड़ी अजीब दृष्टि से लेखिका को देखते थे कि इन्होंने ये बात को क्यों नहीं लिखा। और अगर लिखने में आनाकानी की जाए या कहा जाए कि ये जगह नहीं है, ये बात है, तो वो समझते थे कि इनको लिखने का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी बातों को ना लिख करके बहाने बना रही है। तो ये सारी समस्याएं पत्र लेखन में आती थी और बड़ी करुण रूप से लेखिका ने ये बताया है कि ये इतने भावों को व्यक्त करने वाले लोग गूंगे कैसे हो गए, यानी कि पढ़े लिखे ना होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण ये गूंगे के रूप में हैं कि अपनी बातों को कह नहीं, लिख कर और पहुंचा नहीं पा रहे हैं अपने प्रियजनों के पास। अंधे के समान है कि वो लिखे हुए को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसा प्रश्न महादेवी वर्मा जी उठाते हैं। फिर वो ये सारे परिचय देने के बाद वो गुंगिया की बात शुरू करती हैं कि किस तरह एक दिन गुंगिया उनके पास आई और पत्र लिखने की जिद करने लगी। महादेवी वर्मा अवाक रह गई कि जो बोल सकते हैं उनके पत्र लिखने में तो मुझे इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो ये बेचारी जो बोल भी नहीं सकती, इसका पत्र मैं कैसे लिख पाऊँगी। अभी गुंगिया की क्या कहानी है और किसको वो पत्र लिखवा रही है, क्या लिखवाना चाहती है, ये हम अगले भाग में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।